बीट को मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो डेफिनेशन है पीरियोडिक अल्ट्रेशन ऑफ साउंड, पीरियोडिक अल्ट्रेशन ऑफ साउंड into maximum and minimum loudness, into maximum and minimum loudness, periodic alteration of sounds into maximum and minimum loudness. This is called beat phenomena. beat का जो लफ्ज़ है ये दोनों तरह इस्तेमाल होता है, एज अ नाउन, एज अ वर्ब। एज अ वर्ब तो जो एक प्रोसेस है जिसको हमने डिफाइन कर दिया कि पीरियोडिक अल्ट्रेशन ऑफ साउंड इनटू मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस, दैट इज कॉल्ड बीट फिनोमेना, कॉल्ड बीट फिनोमेना। लेकिन बीट एज अ नाउन व्हेन द चेंज इज कंप्लीट वन साइकिल, क्या मतलब? लेट हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम लाउडनेस से, ये T0 पे लाउडनेस मैक्सिमम है, फिर कम होते 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 मिनिमम हो गई और फिर बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गई, ये एक साइकिल हो गया कंप्लीट। तो दिस इज कॉल्ड वन बीट, बीट एज अ नाउन, कि एक बीट कब कंप्लीट होती है? जब ये चेंजेस अपना एक साइकिल्स कंप्लीट करें, मीन मैक्सिमम से कम होते 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 लाउडनेस का मिनिमम होना और फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, ये एक साइकिल है। या मिनिमम से बढ़ते 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 मैक्सिमम और फिर वापस कम होते 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 मिनिमम पे आ गया, तो ये एक साइकिल है जिसको हम बीट का नाम देते हैं एज अ नाउन। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लेकिन फर्क सिर्फ ये है इंटरफियरेंस और बीट के अंदर फर्क क्या है कि इंटरफियरेंस के अंदर फ्रीक्वेंसी का सेम होना जरूरी है। वो हम कंडीशंस में, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख चुके हैं, सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। उसका मतलब यही होता है कि जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, उन सब की फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, वेवलेंथ सेम है। लेकिन बीट के अंदर there must be a little difference in the frequency of the sounds produced by the two sources. There must be a little difference in the frequency of sound produced by the two sources. और वो डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा, बाज राइटर उसको 6 हर्ट्ज तक लिखते हैं, बाज राइटर उसको 10 हर्ट्ज तक लिखते हैं। इसका मतलब है कि 10 हर्ट्ज से अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो बीट को हम डिफ्रेंशिएट जो है वो नहीं कर सकते, वो इतना रैपिडली एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाती हैं कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, हम उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लिहाजा ये भी कंडीशन है कि उनका जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो, लेकिन जितना कम होगा उतना आसानी के साथ हम उसको काउंट कर सकते हैं, बीट्स को, या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन हम करते हैं, एक्सप्लेनेशन के लिए हम कंसिडर करते हैं कि लेट वी हैव टू ट्यूनिंग फोक। हमारे पास लेट वी हैव टू ट्यूनिंग फोक और उसमें एक की फ्रीक्वेंसी 32 है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी 30 है। F1 is 32 हर्ट्ज, F2 is 30 हर्ट्ज। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसको 2 हर्ट्ज का डिफरेंस है वो रखा है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब होता है कि इसकी जो प्रॉन्ग्स हैं, जब इसको हम स्ट्राइक करते हैं किसी रबर पैड के साथ, तो ये प्रॉन्ग वाइब्रेट करती हैं विद अ फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज
मतलब है 1 सेकंड्स के अंदर 32 साइकिल्स। और जो सेकंड ट्यूनिंग फोक है उसकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है, मीन उसकी प्रॉन्ग्स जब वाइब्रेट कर रही होंगी तो वो 1 सेकंड्स के अंदर 30 वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगी। हम स्टार्ट जी करते हैं कि लेट इसकी ये प्रॉन्ग इस पोजीशन ए पे है और ये जा रही है ए से बी की तरफ, और इसकी प्रॉन्ग सी पे है और सी से ये जा रही है डी की तरफ, सी से डी की तरफ। तो क्या होगा कि ये भी कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रही है और ए से बी जाते हुए अपने राइट पे इसने भी कंप्रेशन प्रोड्यूस किया, इसने भी कंप्रेशन प्रोड्यूस किया, और दोनों ने एट t is equal to 0 when these two tuning forks start vibrating, then the first one, prong of the first one move from A to B and produce compression, the prong of the second tuning fork start from C to D and produce compressions। तो दोनों का कंप्रेशन जो है वो एडअप हो जाएगा एंड वी गेट लार्ज कंप्रेशन, वी गेट लार्ज कंप्रेशन, या आप इसको दैट इज लाउड साउंड, वी गेट लाउड साउंड। तो T0 पे वी गेट द मैक्सिमम लाउडनेस। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर 1/4 seconds number of cycles completed by the first tuning forks, जो 1 सेकेंड्स के अंदर 32 साइकिल्स पूरे करेगी, तो 1/4 सेकेंड्स के अंदर 8 कंप्लीट। अगर 8 साइकिल कंप्लीट हुए तो साइकिल कहां कंप्लीट होगा, जहां से स्टार्ट लेते हैं। हमने सपोज क्या किया कि ए से वो स्टार्ट ले रही है, तो इसका मतलब है कि 1/4 सेकेंड्स के बाद प्रॉन्ग ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फोक इज एग्जैक्ट ए पे ऊपर होगी एंड इज रेडी टू प्रोड्यूस कंप्रेशन नेक्स्ट। जबकि जो सेकंड ट्यूनिंग फोक है विद अ फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज, वो कितना कंप्लीट करेगी आफ्टर 1/4 सेकेंड्स? 7.5। 7 होता तो उसने सी पे होना था, और एंड हाफ मीन आधा साइकिल, तो इसका मतलब हुआ कि सेकंड ट्यूनिंग फोक की जो प्रॉन्ग है वो है डी के ऊपर। अब उसको डायग्राम में बनाता हूं। तो फर्स्ट ट्यूनिंग फोक की ये प्रॉन्ग उसी तरह ए पे होगी एंड इज रेडी टू प्रोड्यूस कंप्रेशन, और जो सेकंड ट्यूनिंग फोक है, सेकंड ट्यूनिंग फोक की प्रॉन्ग कहां होगी? वो डी पे होगी, और अगर ये डी पे है तो ये डी से वापस इसने आना है सी की तरफ। तो डी से सी आते हुए क्या चीज प्रोड्यूस करेगी? ये रेयरफेक्शन प्रोड्यूस करेगी। चूंकि इसके 8 साइकिल्स कंप्लीट हुए, इसके 7.5 साइकिल्स कंप्लीट हुए, तो फर्स्ट ट्यूनिंग फोक अगर कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रही है तो सेकंड ट्यूनिंग फोक रेयरफेक्शन प्रोड्यूस कर रही है। तो एक का कंप्रेशन, दूसरी का रेयरफेक्शन, ये दोनों जब मिलेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? नो साउंड। या जहां हमने लाउड साउंड्स की बात की या मैक्सिमम लाउडनेस की बात की, दैट इज मैक्सिमम लाउडनेस, तो यहां क्या होगा? मिनिमम लाउडनेस, मिनिमम लाउडनेस। तो 1/2 सेकेंड्स के बाद क्या होगा? आफ्टर
1/2 seconds. The first tuning fork complete 16 cycles. अगर साइकिल्स कंप्लीट हो गए 16 तो इसकी प्रांग कहाँ पे होगी? ए पे ही होगी, और अगर ए पे है देन इट इज रेडी टू प्रोड्यूस कंप्रेशन. ए से बी जाते हुए इसने कंप्रेशन प्रोड्यूस करना है. और सेकेंड ट्यूनिंग फोक जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 है उसके कंप्लीट हुए 15 साइकिल्स कंप्लीट हो गए आफ्टर 1/2 सेकेंड्स. साइकिल कंप्लीट हो गए तो इसका मतलब है उसकी प्रॉन्ग किधर होगी? वो भी सी पे होगी, और सी से जाते हुए डी पे जाएगी और क्या प्रोड्यूस करेगी? इसने भी कंप्रेशन प्रोड्यूस किया और इसने भी कंप्रेशन प्रोड्यूस किया, और वी गेट लार्ज कंप्रेशन. और लार्ज कंप्रेशन मीन दैट इज लाउड साउंड या मैक्सिमम लाउडनेस. वी गेट मैक्सिमम लाउडनेस आफ्टर 3/4 seconds. The first tuning fork 32 into 3/4 that complete 24 cycles. और 24 cycles अगर वो कंप्लीट करेगी तो उसकी प्रांग कहाँ होगी? उसी तरह ए पे होगी, और उसकी अगर ए पे है तो उसने बी की तरफ जाना है और कंप्रेशन प्रोड्यूस करना है. जबकि सेकंड ट्यूनिंग फोक हैविंग फ्रीक्वेंसी 30 इंटू 3/4 कर दें तो ये 22.5 साइकिल्स बनते हैं. और इसकी जब मैंने कह दिया कि 22.5 का मतलब होगा कि इसकी जो प्रॉन्ग है वो डी पे है, और अगर डी पे है तो फिर इसने वापस आना है सी की तरफ, और डी से वापस सी आते हुए इसने क्या प्रोड्यूस करना है? इसने रेयरफेक्शन प्रोड्यूस करना है, और दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा? ये एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसल करेंगे एंड वी गेट मिनिमम लाउडनेस. मिनिमम लाउडनेस. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड्स जब कंप्लीट होगा तो इसके 32 फर्स्ट ट्यूनिंग फोक के 32 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे, और इसकी प्रांग उसी तरह ए पे होगी, और अगर वो ए पे है तो उसने बी की तरफ जाते हुए कंप्रेशन प्रोड्यूस करना है. और सेकेंड ट्यूनिंग फोक के 30 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे, और जब वो 30 कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी प्रॉन्ग जो है वो सी पे होगी, और सी से डी की तरफ उसने जाना है और क्या प्रोड्यूस करेगी? ये भी कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रही है, ये भी कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रही है. दोनों का सम वी गेट लार्ज कंप्रेशन, और लार्ज कंप्रेशंस का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम loudness. So in 1 second loudness of the sound changes from maximum से कम होते होते मिनिमम, मिनिमम से फिर बढ़ते 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 1/2 सेकेंड्स के ऊपर क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई, और मैक्सिमम से फिर कम होते होते 3/4 सेकेंड्स के ऊपर मिनिमम हो गई,
और फिर बढ़ते 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 1 सेकेंड की कंप्लीट के ऊपर अगेन द लाउडनेस ऑफ साउंड बिकम्स मैक्सिमम। अब जरा पहले तो ये एक प्रोसेस हो रहा है, आवाज की लाउडनेस कभी मैक्सिमम हो जाती है, फिर मिनिमम हो जाती है, फिर मैक्सिमम हो जाती है, फिर मिनिमम हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ हम बीट एज अ नाउन का जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था वो देखते हैं कि ये T0 पे मैक्सिमम है, मिनिमम हो गई 1/4 सेकेंड्स के ऊपर और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई। दिस इज 1 बीट, दिस इज 1 बीट। अब फिर इस मैक्सिमम से शुरू करते हैं तो आगे चल के मिनिमम हो गया और मिनिमम से बढ़ते बढ़ते फिर मैक्सिमम हो गया, तो दिस इज अनदर बीट। लिहाजा 1 सेकेंड्स के अंदर कितनी बीट प्रोड्यूस हुई? तो इन दिस डिस्कशन या डिबेट जो हमने आपके सामने किया, तो इन अ कंप्लीट इन 1 seconds in we see that number of beats produced in 1 second are 2। मतलब है 1 सेकेंड के अंदर 2 बीट्स प्रोड्यूस हुई हैं, 1 सेकेंड के अंदर 2 बीट्स प्रोड्यूस हुई हैं, विच इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, which is equal to the frequency difference of the two sources। तो यही बेसिक प्रिंसिपल बना कि जो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होंगी पर सेकेंड वो बराबर होगा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के ऑफ द सोर्सेस। यही बेसिक थीम है और इस बीट फिनोमेना का, दैट इज नंबर ऑफ बीट्स produced per second is called beat frequency. This is called beat frequency, which is equal to the difference in the frequency of the sources। यही इसका बेसिक फार्मूला है कि दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, किसके बराबर होगा? F1 माइनस F2। ये है बेसिक थीम बीट फिनोमेना का, और इसका यूज मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। जनरली दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोक्स। आपके पास एग्जांपल है, आपके पास न्यूमेरिकल भी है, तो वो क्या कहता है कि हमारे पास 2 ट्यूनिंग फोक हैं, एक की फ्रीक्वेंसी नोन है और एक की फ्रीक्वेंसी अननोन है। तो क्या करेंगे, इन अननोन फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हम दोनों को एट ए टाइम वाइब्रेट करते हैं और उसकी वजह से बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज बीट्स बनेंगी, और जितनी बीट्स बनती हैं पर सेकेंड, तो अगर F1 या F2 अननोन है और F1 नोन है, लेट अस सपोज, और F2 अननोन है, तो हम नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड जिसको बीट फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं और F1 की वैल्यू पुट करके हम F2 को डिटरमिन कर सकते हैं। आप न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे, आप एग्जाम्पल भी कर लेंगे, तो उससे मैथमेटिकली भी पता चल जाएगा और यही तरीका भी होगा। इसी तरह जनरली दैट इज यूज्ड फॉर ट्यूनिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जनरली यूज्ड फॉर अच्छा ट्यूनिंग नॉब, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के बाद दूसरा जो बात आपको बता रहा हूं कि दैट इज generally used for tuning the musical instrument, for tuning the musical instruments।
तो मैं ऐसे सपोज करके कह रहा हूं कि जैसे बड़ी बड़ी महफिलें होती हैं म्यूजिकल, तो उसमें स्टार्ट से पहले वो सारे बंदे अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर फिजिकली बेसिकली क्या होता है कि वो जो स्ट्रिंग्स हैं और ये चीज़ें उन ऑपरेटर्स के साथ होती हैं, तो किसी को टाइट किया, किसी को लूज किया, तारों को, स्ट्रिंग वगैरह को, तो उसमें बेसिकली उनके जहन में एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब वो तारों को प्लग कर रहे होते हैं, उससे आवाज़ प्रोड्यूस हो रही होती है और वो देख रहे होते हैं कि आया इसकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल या एक्चुअल से मैच कर रही होती है या नहीं। तो अगर उन्हें खुद क्लियर ना हो तो वो अपने बड़े जो उस्ताद होता है उनका, उससे वो इशारतन पूछते हैं आया ये ठीक है नहीं है। तो जब वो अलाउ करता है कि हाँ यस ये ठीक हो गया, तो तब कहीं जाके जो है वो उसका जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज सेड टू बी ट्यून्ड, मतलब है मैचिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी हो गई। तो बाय दिस फिनोमेना ऑफ द बीट्स वी कैन ट्यून द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो। इसमें इसके बाद इसने साथ ही एक दो टर्म्स और लिख दी हैं और उन टर्म्स को हम नाम देते हैं इको का, बल्कि अभी है रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स। नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स। यहां ट्रांसवर्स वेव्स पर्टिकुलर हो गई, मीन कि हम स्ट्रिंग की बात करते हैं और हम इस तरह डायग्राम बना लेते हैं कि वी हैव अ स्ट्रिंग और जिसका ये एंड फिक्स्ड है। अब यहां से हम ये क्रस्ट हमने प्रोड्यूस की और वो प्रोपेगेट कर रही है टुवर्ड द फिक्स्ड एंड। हमने रस्सी के अंदर ऐसे उसको अपवर्ड मोशन दे दी और उसके साथ साथ ये वेव्स प्रोड्यूस हुई, क्रस्ट बनी और ये क्रस्ट आगे जा रही है। जब ये इस एंड के ऊपर पहुंचेगी विच इज फिक्स्ड एंड, तो क्या होगा, वो क्रस्ट जोर तो लगाएगी ना उसको ऊपर खींचने के लिए, लेकिन चूंकि ये एंड फिक्स्ड है उसके अंदर तो कोई चेंज मुमकिन नहीं है। तो फिजिकली वो फिक्स्ड एंड इसी क्रस्ट को ही जो है ना वो खींच लेता है, रिएक्शनल फोर्स लगा देता है एंड दैट क्रस्ट चेंज इनटू द ट्रॉफ। और यही क्रस्ट जो है दैट चेंज इनटू द ट्रॉफ, और ये एज अ ट्रॉफ जो है वो वापस आ रही है। सो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स वो क्या है कि जब इनका रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम डेंसर मीडिया, ये जो रोल हम एग्जांपल में कोट कर रहा हूं, इसके अंदर ये एंड फिक्स्ड है, जैसे हुक जो है ना वो दीवार के अंदर लगी हुई है, फिक्स्ड है, उसके अंदर कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होता। तो फिजिकली ऑब्जर्व क्या होगा कि क्रस्ट विल चेंज इनटू द ट्रॉफ। रिफ्लेक्शंस के बाद क्या ऑब्जर्वेशन है कि देयर इज अ ट्रॉफ, मतलब क्रस्ट चेंज इनटू द ट्रॉफ, क्रस्ट चेंज इनटू द ट्रॉफ। सो दीज टू आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री और पाई रेडियंस। क्रस्ट का ट्रफ में चेंज होना या ट्रफ विल चेंज इनटू द क्रस्ट, सो द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। सो वन ऑफ द पॉइंट के whenever the waves suffer reflection from denser media, the crest will change into the trough.
and trough will change into the crest. In other words, the incident and reflected waves are out of phase by 180 degree या pi radians, or this is universal truth, not applicable only for the transverse waves but also longitudinal waves. मीन साउंड वेव्स के अंदर भी यही होगा कि इंसिडेंट अगर क्रेस्ट ये कंप्रेशन है तो वापसी पे मीन रिफ्लेक्शंस के ऊपर जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं दैट विल चेंज इनटू द रेयरफेक्शंस. कंप्रेशन विल चेंज इनटू द रेयरफेक्शन एंड द रेयरफेक्शन विल चेंज इनटू द कंप्रेशंस. तो ये असूल जो है बहुत ही कंफर्म है, बहुत ही पक्का है. अगर अब सेकंड बात क्या है वो इस तरह है कि when the waves suffer reflection from rare media, उसको हम कैसे बनाते हैं कि ये एक रॉड है और ये रस्सी है, यहां इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है लूप के साथ, और जब जहां ये लूप पहुंचेगा, ये सारी जहां से आने वाली क्रेस्ट जब जहां पहुंच रही है तो इसके साथ ही क्या होगा कि ये लूप लूज है तो वो यहां चला गया, इस क्रेस्ट के साथ ही ये अपनी पोजीशन से, अपनी इस पोजीशन से यहां ऊपर आ गया. इसका मतलब है कि अब इसका जो रोल है वो डेंसर मीडिया वाला नहीं है, रेयर मीडिया वाला है. वो क्रेस्ट के साथ वो ऊपर मूव कर रहा है, रिस्पांस कर रहा है क्रेस्ट को. तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस क्या होगी कि ये रिफ्लेक्शन भी हो रही है एज अ क्रेस्ट. सो व्हेनेवर द वेव्स सफर रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडिया, whenever waves suffer reflection from rare media, then crest remain crest and trough remain trough. That is, there is no change in the phase of incident wave. इसका यही मतलब होगा कि crest remain crest, trough remain trough, या compression remain compression and the rarefaction remain rarefactions. तो ये है जो बेसिक जो नुक्ते की बात जिसको हमने हमेशा, ये कोई ये नहीं समझना कि ये कोई बड़ा टॉपिक है, हम ना, कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन एक ऐसा कंसेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है जो कि बहुत एप्लीकेबल है डेली लाइफ के अंदर भी, फिजिक्स के मुख्तलिफ जगह पे. और वही याद रखने वाली बात है कि क्या बात याद रखोगे कि whenever the waves suffer reflection from denser media, there is a change in phase by 180 degree or pi radians. So crust will change into the trough and the trough will change into the crust. And whenever the waves suffer reflection from rare media, तो उसमें crust remain crust and the trough remain crust trough. That is, there is no change in the phase of the incident wave. ये रिजल्टेंट बात जो याद रखने वाली है, इस को अगर हम टॉपिक कह भी दें, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो नहीं है. इसी के अंदर उसने एक टर्म और जो है वो हमें डिस्कस कर दी है कि इको क्या होता है. ये तो अभी आपको पता चल गया कि वेव सभी रिफ्लेक्ट होती हैं फ्रॉम
अदर मीडिया, और अगर रिफ्लेक्टेड वेव्स पहुंचे ऑब्जर्वर तक या सोर्स तक आफ्टर 0.1 सेकेंड्स, तो वो बिल्कुल क्लियर अपनी शनाख्त जो है वो दे रही होती है। इंसिडेंट से उसका इंटरेक्ट इस सेंस में नहीं होता कि उसमें कोई आपस में गड़बड़ हो जाए, नहीं, वो बिल्कुल क्लियर जो है वो सुनाई देती है ऑब्जर्वर को, खुद सोर्स को। एंड दिस इज माय प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस। देयर मस्ट बी अ वेरी बिग, वेरी लार्ज प्लेन सरफेस, आप फिर खड़े हैं एट द डिस्टेंस 17 मीटर और मोर देन दैट, तो वहां से जो आवाज आ रही है, आप बोले हैं, सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्ट होने के बाद आप उसको बिल्कुल डिस्टिंक्टली सुन रहे हैं कि ये रिफ्लेक्टेड वेव्स है। तो उसकी फिजिक्स जो उसने थोड़ी सी बताई है कि सिंस S इज इक्वल टू VT होता है, S इज इक्वल टू VT है, तो वेलोसिटी 334 है और 0.1 सेकेंड्स के बाद, और इसको 2 पे इसलिए डिवाइड किया जा रहा है कि हम जिस डिस्टेंस के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं वो डबल डिस्टेंस होगा। ये 17 मीटर्स बनता है, मीन जाना भी है और वापस भी आना है, और ये जो डिस्टेंस है एटलीस्ट 7 मीटर्स का, लेकिन टोटल जो है वो 34 बनता है, लेकिन हमने उसको 2 पे डिवाइड कर दिया है, इसी वजह से कि आना भी है जाना भी है, तो इस वजह से 2 पे डिवाइड हुआ है। तो ये 17 मीटर जो है, तो ये भी याद रखें कि इसका मतलब है कि ये टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम इज 0.1 सेकेंड्स एटलीस्ट या मोर देन दैट, ये एटलीस्ट है टाइम। इंसिडेंट वेव हम बोले हैं T0 है, अब वो वेव जा रही हैं और वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही हैं। इफ दिस टेक्स 0.1 सेकेंड्स और मोर देन दैट, तो वो डिस्टिंक्टली हम उनको बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्ट कर सकते हैं इंसिडेंट वेव से, और दिस इज व्हाट वी कॉल इको, दिस इज व्हाट वी कॉल इको। और अगर ये डिस्टेंस 17 से कम डिस्टेंस के ऊपर अगर हम खड़े हैं, तो फिर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स आपस में जो मिक्सअप होने का उसमें अंदेशा होता है, और वो इतना क्लियर, मतलब है कि वो क्लियर ऑडियंस का सिलसिला जो है, सुनने का जो सिलसिला है वो क्लियर नहीं होता, वो थोड़ी सी मिक्सअप हो जाती हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स, और उसके लिए जो टर्म है वो रिवर्बिरेशन है। रिवर्बिरेशन, रिवर्बिरेशन। तो अगर डिस्टेंस, if the distance between the source and reflecting surface is less than 17 meters, then we cannot distinguish the reflected sound waves, but we get mixture of incident and reflected waves, which confuse the listener, या जी जिसको हम क्या नाम देते हैं, रिवर्बिरेशन। दिस इज कॉल्ड रिवर्बिरेशंस। लिहाजा दोनों में डिफरेंस क्या हुआ
अगर रिफ्लेक्टेड साउंड रेज को हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर रहे हैं और सुन रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इको। और उसकी कंडीशंस क्या है कि इफ द साउंड टेक्स एटलीस्ट 0.1 सेकेंड और मोर देन दैट, या डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज एटलीस्ट 17, तब वी गेट इको। और अगर डिस्टेंस लेस देन 17 है या टाइम जो है दैट इज टेकन बाय द साउंड्स टू ट्रेवल अप टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड रिफ्लेक्टिंग बैक अप टू द सोर्स, वो है 0.1 सेकेंड से कम है, तो फिर ये आपस में मिक्सअप होने की वजह से ये कंफ्यूज हो जाती हैं, कंफ्यूज कर देती हैं सोर्स को, ऑब्जर्वर को, और उसको हम क्या नाम देते हैं? रिवर्बरेशंस का नाम देते हैं।